राजीव, दोस्तों, सत्ता बचाने और सत्ता पाने के लिए बीजेपी किस तरह के कुचक्र रच सकती है, इसकी मिसाल संसद से सड़क तक वाया चुनाव आयोग अब नजर आने लगा है। जी हां, मैं एक ही वाक्य में संसद, सड़क और चुनाव आयोग इन सबको इसलिए रख रहा हूं क्योंकि बीजेपी के खेल का खुलासा अब हर तरफ से होने लगा है। आप जानते हैं कि इन दिनों संसद का शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन चल रहा है, जिसमें पहले कुछ दिन तो हंगामे में ही बीते, सत्र स्थगित होता रहा और अब जबकि दोनों सदनों में चर्चाएं हो रही हैं, तब भी बीजेपी की कोशिश यही है कि किसी तरह मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। आज संसद में नोटों की गड्डी मिली, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर उंगलियां उठाई। कल बीजेपी ने राहुल गांधी को देशद्रोही कहा। राहुल और कांग्रेस पर हमले करके बीजेपी अपनी जवाबदेही से बचना चाहती है, लेकिन दिल्ली की तरफ किसानों का कूच करना, चुनाव आयोग की भूमिका पर अरविंद केजरीवाल का सवाल उठाना, मणिपुर के मुद्दे पर बीजेपी के सामने नए सवालों का आना, यह सब बता रहा है कि बीजेपी अब हर मोर्चे पर नाकाम दिख रही है। राहुल गांधी ने आज फिर किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। क्या कुछ लिखा है राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में, जरा उसको ले आइए स्क्रीन पर और देखते हैं। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी सीधा, किसानों का मुद्दा इसलिए क्योंकि दिन भर किसान आज छाए रहे। किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करने वाले थे। 101 किसानों का, 101 किसानों का जत्था जो है वो दिल्ली की तरफ आकर और यहां दिल्ली में कृषि मंत्री से मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन उन पर वाटर कैनन से लेकर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। राहुल गांधी लिखते हैं कि किसान सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं। उन पर आंसू के गोले दागना और उन्हें तरह तरह से रोकने का प्रयास करना निंदनीय है। सरकार को उनकी मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। अन्नदाताओं की तकलीफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज देश में हर घंटे एक किसान आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। मोदी सरकार की घोर असंवेदनशीलता के कारण पहले किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसानों की शहादत को भी देश नहीं भूला है। हम किसानों की पीड़ा को समझते हैं और उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। एमएसपी की लीगल गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार खेती की व्यापक लागत का 1.5 गुना एमएसपी, कर्ज माफी समेत तमाम मांगों पर सरकार को तुरंत अमल करना चाहिए। जब अन्नदाता खुशहाल होंगे तभी देश खुशहाल होगा। यह बात राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी सीधे सीधे किसानों के मसले को यहां जनता के बीच रख रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं। और इधर राहुल गांधी ने किसानों पर फिर से बीजेपी से सवाल किए हैं और वहीं पर कांग्रेस अदानी के मुद्दे पर रोजाना संसद में चर्चा की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी वहां जवाब नहीं दे रही है। लिहाजा कांग्रेस सांसद संसद के बाहर अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। कल मोदी अदानी एक हैं सेफ हैं के पोस्टर के साथ कांग्रेस के सांसद थे, आपने देखा होगा, और आज काली पट्टी के साथ कांग्रेस का विरोध जारी रहा। आज काली पट्टी चेहरे पे लगाए प्रियंका गांधी से लेकर तमाम नेताओं ने कांग्रेस का जो विरोध है वो इसी मसले पर, कांग्रेस अदानी का नाम ले रही है तो बीजेपी उसे जॉर्ज सोरोस के नाम के साथ शांत करवाने में लगी हुई है। कल जिस तरह संबित पात्रा ने राहुल गांधी को देशद्रोही कहा है और विदेशी साजिश की तरफ इशारा किया, उसमें बीजेपी की छटपटाहट ही नजर आई। दोस्तों, बीजेपी के इस हमले पर प्रियंका गांधी का जवाब आया है। प्रियंका गांधी ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए आप, ये प्रोटेस्ट है। राहुल गांधी और तमाम नेता चेहरे पर मास्क, ब्लैक मास्क लगाए, उस पर कुछ लिखा हुआ, और क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ हुआ, हमारे साथी शकील अख्तर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम आएंगे तो वो बताएंगे जरूर कि संसद के अंदर चल क्या रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहां प्रियंका गांधी इसी मसले पर क्या कुछ कह रही है, जरा सुन लीजिए। जो लोग जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 13 साल आजादी की लड़ाई में जेल में काटे, उनको देशद्रोही कह सकते हैं। जो इंदिरा जी को देशद्रोही कह सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को के 2 टुकड़े किए, जो शहीद हुए इस देश के लिए, जो राजीव जी को देशद्रोही कह सकते हैं। तो अगर वो राहुल जी को ऐसा करें तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है प्रियंका जी, और मुझे बहुत गर्व है अपने भाई पे। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए क्या कह रही हैं? मेरे भाई के लिए इस देश से ऊपर कुछ नहीं है। वो 8000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है, 4000 किलोमीटर पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की एकता के लिए। मैम क्या ये लोग कुछ भी कहें, इससे कोई फर्क नहीं।
तो सुन लिया अभी आपने प्रियंका गांधी को, और 8,000 किलोमीटर 4,000 किलोमीटर पैदल कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, और इधर लगभग 6,000 अगर देखा जाए तो 10,000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने पिछले 2 साल में की है। और ये तमाम बातें, देश सर्वोपरि है राहुल गांधी कहते हैं। ये पूरा परिवार आप लोगों ने देखा होगा, इसी परिवार के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत इस देश ने देखी है, पहले इंदिरा गांधी की और उसके बाद राजीव गांधी की। और इसी परिवार के राजीव गांधी के दोनों बच्चे हैं, इधर प्रियंका और राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी पर हमला करके खुद बीजेपी ने खुद को कहें तो फंसा लिया है। और आज संसद में एक नया खेल भी सामने आया है। राज्यसभा में दोस्तों, जी हां, संसद में 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। अपर हाउस इज राज्यसभा। राज्यसभा में एक सीट के नीचे नोटों की गड्डी मिली और संयोग से वो सीट अभिषेक मनु सिंघवी की है। 222 यानी 222 नंबर की सीट अभिषेक मनु सिंघवी की है। और यह संयोग ही है जो कांग्रेस के सांसद हैं और उनकी सीट के नीचे वो गड्डी मिली। अभी इस मामले की जांच होनी है। पहले तो अव्वल तो यह कि इस मसले को और इस नाम को सामने नहीं लाना चाहिए था, और जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध भी जताया कि आप नाम क्यों सामने ला रहे हैं, आप पहले जांच लीजिए। जांच से पहले ही आपने सब कुछ बता दिया, और ये चीजें वहां पर दिखाई भी दे रही थी कि यहां चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अब इस मामले की जांच होनी है। लेकिन बीजेपी ने पहले ही कांग्रेस पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। हालांकि यह बड़ी हास्यास्पद बात है कि कोई सांसद अपनी सीट के नीचे नोटों की गड्डी छोड़ेगा ताकि वो पकड़ाई में आए और हंगामा हो जाए। अब यह गड्डी कहां से पहुंची, कैसे पहुंची, किसने रखवाई, क्यों रखवाई, ये सारे सवाल फिलहाल अनसुलझे हुए हैं, क्योंकि इतना तय है कि संसद की मर्यादा को तार तार किया गया है इस पैसे, इन नोटों को। कई बार आप लोगों ने एक नोट का मसला और भी आप लोगों ने देखा होगा, जो साथी 20 साल पहले संसद को कवर करते होंगे वो तो और भी अच्छी तरह से, या जो संसदीय परंपरा और संसद की खबरों पर ध्यान देते होंगे वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ है उससे संसद की मर्यादा को तार तार किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मोदी राज में दूसरी बार संसद में सुरक्षा की चूक सामने आई है। पिछली बार लोकसभा में इसी शीतकालीन, इसी विंटर सेशन में पिछली साल आप याद कीजिए कि शीतकालीन सत्र में के दौरान दर्शक दीर्घा से 2 युवकों ने कलर क्रैकर के जरिए पीले रंग का धुआं संसद में फैलाया था। अब राज्यसभा में नोटों की गड्डी पहुंच गई है और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। मोदी सरकार के में ये कैसा प्रशासन चल रहा है, ये उसी का नमूना है। लेकिन चूंकि ये अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे है, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर अपनी बात रखी है, जवाब दिया है। ये जरा सुन लेते हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, उनको सुनते हैं, आगे बढ़ेंगे, सुनिए जरा। 5-7 मिनट पहले किसी ने ये बताया, मैं तो अचंभित हूँ, मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा, उसके 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में, और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था। 2 बजे मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है अगर ये गंभीर नहीं होता। अभिषेक मनु सिंघवी को आप सुन रहे थे, आवाज थोड़ी घड़घड़ाहट है, बगल में कुछ फैन की आवाज आ रही है, लेकिन यहां अपनी बात वो रखते हुए साफ साफ कह रहे हैं कि मैं अपने जेब में 500 रुपए ही लेके आता हूं, 500 की गड्डियां लेके नहीं आता हूं। मोदी सरकार में गड़बड़ियों की एक मिसाल आज अरविंद केजरीवाल ने भी पेश की है दोस्तों। उन्होंने दिल्ली चुनाव से पहले चुनाव आयोग के जरिए वोटर लिस्ट में करवाई जा रही हेरा फेरी का सबूत पेश कर दिया है। आप याद कीजिए कि 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर यह कहा था कि बीजेपी वालों आप चुपचाप बैठो, मैं 2 दिन के अंदर आप लोगों के काले कारनामों के सबूत सामने रखूंगा, और कैसे आप लोगों ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली की है उसका सबूत पेश करूंगा, और उसी ढंग से आप दिल्ली के चुनाव को भी प्रभावित करना चाहते हैं। और उसी के सबूत आज आम आदमी पार्टी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने पेश किया। इस जरा अरविंद केजरीवाल को सुनते हैं और समझते हैं कि यह सबूत क्या है, सुनिए जरा। इसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका बहुत संदिग्ध है। इलेक्शन कमीशन का एक रूल है, डेली जितने लोगों के वोट कटने की एप्लीकेशन आती है, इलेक्शन कमीशन को उसकी डिटेल अपनी वेबसाइट पे डेली फॉर्म 10 नंबर फॉर्म 10 में डालनी होती है।
आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अलग अलग विधानसभाओं की मिलेगी, मैं बताऊंगा अभी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि कल तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे शाहदरा विधानसभा में मात्र 487 एप्लीकेशन दिखाई जा रही हैं कि डिलीशन के लिए आई हैं। इसका मतलब जो 11,000 एप्लीकेशन बीजेपी ने दी हैं वो चोरी छुपे उसके ऊपर काम चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे नहीं डाली हैं। दोबारा मैं बता दूं, इलेक्शन कमीशन में जितनी भी एप्लीकेशन डिलीशन की आती हैं, इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ता है कि ये एप्लीकेशंस डिलीशन के लिए आई हैं, डिलीट करने के लिए। हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। कल तक की डेट पे पिछले 1 महीने में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो एप्लीकेशंस आई हैं वो नंबर दिखाया जा रहा है मात्र 487, जबकि 11,000 तो अकेले बीजेपी ने दिए हैं। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एप्लीकेशंस को तो दिखाई नहीं रहा अपनी वेबसाइट पे, और जबकि उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई शुरू कर चुका है। और उसका सबूत यह है, इलेक्शन कमीशन ने 22 नवंबर को यह ऑर्डर पास किया है जिसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये अटैच करके कि ये सारे बीजेपी की जितनी एप्लीकेशन आई है इन पे कार्रवाई की जाए। ये ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि इन सारी बीजेपी की एप्लीकेशंस पे कार्रवाई करो, लेकिन अपनी वेबसाइट पे इसकी डिटेल नहीं डाली। तो इलेक्शन कमीशन की क्या मंशा है? इलेक्शन कमीशन इसका मतलब चोरी छिपे बीजेपी के सारी डिलीशन की एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा आरोप यहां पर और सीधे सीधे प्रमाण के साथ यहां अरविंद केजरीवाल रखते हुए दिल्ली चुनाव शुरू होने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। जो सबूत आज पेश किए गए हैं उनसे बीजेपी कैसे खुद को बचा पाएगी और चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देगा, यह देखना दिलचस्प होगा। इधर बीजेपी को चुनौती देने के लिए अब किसानों ने भी दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है और एक बार फिर मोदी सरकार के किसान हितैषी होने वाले दावों पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के सामने मुसीबतों और सवालों की सूची यानी लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है और इन सब के बीच पुराने सवाल भी जवाब मांगने के लिए खड़े हैं। आज ही विजय चौक पर मणिपुर कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार से सवाल किए कि मणिपुर को मोदी देश का हिस्सा मानते हैं या नहीं, क्यों 18 महीने बाद भी मणिपुर की सुध नहीं ली जा रही है। तो संसद से सड़क तक घिरी हुई बीजेपी अब कौन से नए तीर निकालकर विपक्ष पर निशाना साधेगी और क्या विपक्ष उसके सारे हमलों को विफल कर देगा। आज इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 और चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। एक, किसानों के आंदोलन में मुखिया की भूमिका निभाने वाले पंडेर क्या कुछ कह रहे हैं और उनकी रणनीति क्या है, जरा उसको सुन लेते हैं। और उसके बाद एक पिक्चर ऑफ द डे जरूर आज दिखाना चाहूंगा, वीडियो ऑफ द डे या क्लिपिंग्स ऑफ द डे जरूर दिखाना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले किसान आंदोलन, ये दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं किसान, लेकिन आखिर किसानों के साथ हो क्या रहा है, उनकी रणनीति क्या है, सुनिए। और वो सब हम लोग कवर कर लें। और ये कल का जत्था इसलिए रोका जा रहा है, अब ये कल का जत्था परसों जाएगा, ठीक है जी। ये क्यों परसों कर दिया गया? एक तो जो उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं उनको समय मिल जाएगा, पता चलेगा। अब केंद्र ने वार्ता करनी है या नहीं करनी है, यह उनका अपना आजाद निर्णय होगा। हम चाहते वार्ता हो। दूसरा, जितने जख्मी हो गए हैं उनको हमने कवर कर लेना है। परसों 12 बजे 2 फोरमों ने जो निर्णय लिया है, 101 का जत्था इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कल का हमने केंद्र को समय दिया है और अपनी ओर से पीसफुल रखने के लिए हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं, इसलिए दोनों फोरमों ने उचित निर्णय लेके रखा। भी हम टकराव अपनी ओर से नहीं चाहते हैं, तो इसलिए कल का कार्यक्रम परसों होगा। तो किसान अपने पेशेंस की परीक्षा दे रहे हैं, ये कह सकते हैं, और उनकी परीक्षा सरकार ले रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, किसानों के पेशेंस की परीक्षा कब तक? और यहां पर लगभग साल भर से आप जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर, दिल्ली से दूर
हरियाणा से बाहर पंजाब के बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर, वहां से किसानों का जत्था चल के, क्योंकि उस बॉर्डर को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया था साल भर पहले, वो उसमें से 101 किसानों का जत्था दिल्ली आकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलना चाहता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान से मिलने नहीं देना चाहता है प्रशासन। आखिर क्यों? क्या सरकार खुद नहीं चाहती किसानों से मिलना? राहुल गांधी ने जो बातें लिखी हैं अपने ट्वीट के जरिए, जो सबसे शुरुआत में आपने सुनी देखी, क्या वही सही है? एमएसपी की गारंटी क्या सरकार नहीं चाहती है? क्या किसानों की कोई सुध लेना नहीं चाहती सरकार? बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे थे एक दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लेकिन थोड़ा सा स्विच ऑन हुआ, फिर तुरंत ऑफ हो गया उनका कहीं और भाषण में, क्योंकि कृषि मंत्री भी वहीं पर थे, उसी मंच पर थे। चलिए, जगदीप धनखड़ की बात हम बाद में करें, लेकिन उधर महाराष्ट्र जल्दी से चलते हैं और उसके बाद फिर सीधे हमारे तमाम साथियों के बीच, पैनलिस्ट साथियों के बीच चलेंगे और क्या कुछ चल रहा है देश में वो भी समझेंगे। महाराष्ट्र इसलिए ले चलना चाहता हूं क्योंकि 24 घंटे बीत गए, महाराष्ट्र में अब फडणवीस की सरकार आ गई है, लेकिन यह तस्वीर दिखाना आपको जरूरी है। कल जो वहां पर बैठे थे उस कुर्सी पर, यानी जो कुर्सी जिसके पीछे सफेद टॉवेल लगा हुआ आप देख रहे हैं, जिस कुर्सी पर बैठे थे, आज वहां नहीं, बगल में खड़े होकर ताली तो बजा रहे हैं। एकनाथ शिंदे की बात कर रहा हूं, लेकिन उनको कुर्सी कौन सी दी गई है? इस तस्वीर को पूरे अच्छे से देखिए जरा और आप खुद समझ सकते हैं। ये आदत हो गई है हाथ लगाने की, बुके लेने की, लेकिन कुर्सी अब बदल चुकी है। यही राजनीति है और यह बात देश के राजनेताओं को समझना चाहिए। पिक्चर ऑफ द डे, और इससे बेहतर राजनीतिक करियर में आगे बढ़ने वालों के लिए, राजनीति करने वाले नेताओं के लिए इससे बढ़िया तस्वीर और कुछ नहीं हो सकती कि आज जो साहिबे मसनद हैं, कल वो आप जानते हैं। चलिए, खैर, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ देखिए